नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे का मारा जाना कोई दुख मनाने का, शोक मनाने का कारण नहीं हो सकता है। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है होगा, परिवार को छोड़ दीजिए, जो चाहता हो कि विकास दुबे बचा रहे। लेकिन क्या विकास दुबे जिस अंदाज में मारा गया उसे इसी अंदाज में मारा जाना चाहिए था? क्या विकास दुबे की मौत कुछ सवाल खड़े करती है? वो विकास दुबे जो 8 पुलिस वालों को बेदर्दी से मारता है, हमला करता है, वो विकास दुबे जो थाने के अंदर घुसकर एक राज्य मंत्री की हत्या करता है, वो विकास दुबे एक मंदिर में, बड़े मंदिर में, महाकाल मंदिर में जाता है और उसको सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं। उसको पुलिस नहीं पकड़ती है, उसको सिक्योरिटी गार्ड, मंदिर के सिक्योरिटी गार्डों ने पकड़ लिया। वहां उसके बाद सवाल उठने लगे कि ये तो प्रायोजित सरेंडर है, ये गिरफ्तारी नहीं है। और सवालों के साथ ये सवाल भी उठ रहे थे, ये विकास दुबे क्या सुरक्षित कानपुर या लखनऊ तक पहुंच पाएगा? क्या इसे इंसाफ तक पहुंचाया जा सकेगा? और ये आशंकाएं जिस वक्त उठाई जा रही थी, तब इन पर मजाक बन रहा था, इन पर सवाल पप्तियां कसी जा रही थी। लेकिन अंत में वो आशंका सही साबित हुई और लगभग प्री स्क्रिप्टेड थिएटर की तरह जैसा लगा कि जैसे पूरी की पूरी इबारत लिखी गई है, उस अंदाज में पुलिस ने बिल्कुल वैसे ही काम किया। और अभी कहा जा रहा है कि नहीं साहब, ये तो गाड़ी पलट गई और उसके बाद वो भाग रहा था। वो आदमी जिसको बिना हथियार के सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लाए, उसको यूपी की सबसे जिसको कहते हैं एलीट पुलिस फोर्स, एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स की पुलिस नहीं पकड़ पाई, पकड़ के ला नहीं पाई। क्या वो हथियार लेके जा रहा था? उसके साथ उसका कहना है कि उसके साथ में जो पुलिस वाले थे, उनका हथियार छीन कर उसने पुलिस पर चलाने की कोशिश की और इस चक्कर में गोली चली, जिसमें विकास दुबे की मौत हो गई। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ, इस पे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत दिन चलेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं अनेक खास मेहमान, और उनसे मैं बात शुरू करूं इससे पहले एक बार मैं आग्रह करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल आलोक जोशी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए कब नया लाइव आया, कब मैंने नया वीडियो डाला। और ये कार्यक्रम आप सत्यहिंदी.com पर भी देख रहे हैं। सत्यहिंदी.com कोशिश है कुछ पत्रकारों की सच को सामने लाने की, और आपसे आग्रह है कि सत्यहिंदी.com की मुहिम में जो समर्थन आप दे सकते हैं, जो सहयोग दे सकते हैं, और सहयोग और समर्थन देने का अर्थ चंदा देना नहीं है। या तो आप कंटेंट को देखें और या उस कंटेंट के लिए भुगतान करें। भुगतान करने का तरीका जानना है तो सत्यहिंदी.com पर जाइए। अगर आप ऑलरेडी वहीं नहीं देख रहे हैं, वहां आपको पता चलेगा कि आप कैसे भुगतान कर सकते हैं, कैसे और सहयोग कर सकते हैं। अब मेंबरशिप स्कीम भी वहां शुरू होने जा रही है। और अब हम आज की बात शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं अपने मेहमानों से। हमारे साथ आशुतोष हैं, सत्यहिंदी.com के को फाउंडर हैं। शीतल पी सिंह हैं, वो भी सत्यहिंदी.com के को फाउंडर हैं और दोनों पुराने पत्रकार हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथी सहयोगी रहे हैं। अभी मैंने लिखा वरिष्ठ पत्रकार तो बोले वरिष्ठ मत लिखिए, आप लोगों के सामने तो कनिष्ठ हूँ। लेकिन जिस तरह की बातें करते हैं और जैसी फॉलोइंग है उनकी, तो उसमें वो वरिष्ठ पत्रकार कहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनका ट्विटर हैंडल मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप लोग फॉलो करना चाहें तो आप वो जा सकते हैं। इसके अलावा शरद गुप्ता हैं, बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं, लखनऊ में बहुत समय पत्रकार रहे, अब दिल्ली में रहते हैं। हिंदी अंग्रेजी के तमाम बड़े अखबारों को इन्होंने सेवाएं दी हैं और उत्तर प्रदेश में राजनीति से लेकर अपराध तक, पुलिस तक सबको कवर किया है। और बात शुरू करें, मैंने काफी बात कह दी, लेकिन इसमें जो बड़े सवाल उठ रहे हैं, और हर्षवर्धन मैं आपसे बात शुरू करना चाहता हूं और उसकी खास वजह है, आमतौर पर हमारे आपके विचार मिलते जुलते नहीं हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वो जो देखिए हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं उसको सुनिए, और वो लोग ये मानते हैं कि हर्षवर्धन जो इस वक्त का सत्ता प्रतिष्ठान है उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं या उस तरह के विचार रखते हैं, इसलिए ये उनकी हर बात का समर्थन करते हैं या तारीफ करते हैं। इसलिए मैं शुरू हर्षवर्धन से ही करना चाहता हूं। ये जो कांड हुआ है, विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी था,
इस बात की पूरी आशंका थी कि विकास दुबे अगर सुरक्षित रहा, जेल में रह गया, बच गया, तो वो क्या करेगा इसकी कल्पना करके ही लोग परेशान थे। लेकिन विकास दुबे की इस तरह से एनकाउंटर में मौत कहिए या हत्या कहिए, ये क्या कहती है और ये क्या सवाल उठाती है? आलोक जी, धन्यवाद। आपने शुरुआत मुझसे की और ये चूंकि जो आपने प्रश्न पूछा उसमें कहा कि कई बार ऐसा दिखता है कि सत्ता प्रतिष्ठान की बात करते हुए या उनके पक्ष में तो लगता है कि जैसे उस तरह से ही बात करनी होगी। मुझे लगता है कि ये एक बहुत जब हम खास करके आज के समय में, या तो आप हर वक्त सत्ता के खिलाफ हैं या हर वक्त सत्ता के साथ हैं, इसके अलावा कोई नजर और नजरिया रह नहीं गया है। लेकिन दो तीन बातें हैं जो मुझे लगता है कि ये जो विकास दुबे की पुलिस हत्या कह लीजिए, एनकाउंटर कह लीजिए, जो भी कहना चाहें वो कहें। पहली बात तो ये कि मैं निजी तौर पर बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं कि विकास दुबे जैसा जो दुर्दांत अपराधी था, राक्षस था वो, और जो काम उसने किया अपने चचेरे भाई के ऊपर हमला करवाने से लेकर और अपने पूरे कुनबे को अपराध में शामिल कराने के अलावा जो एक पुलिसिया तंत्र का कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो जिस तरह से उसने इस्तेमाल किया, उसमें यही उसकी नियति थी, उसको इसी तरह से मरना था। लेकिन अगर ये एनकाउंटर यूपी एसटीएफ ने जब जिस रात वो हमला हुआ, जिस रात में 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए, उसके बाद यूपी एसटीएफ खोज लेती और मार देती, तो आज मैं योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ ही खड़ा होता और इस एनकाउंटर को उतना ही जायज ठहरा रहा होता जितना दूसरे अपराधियों के एनकाउंटर को मैं जायज ठहराता हूं। मैं उनके मानवाधिकार की वकालत न पहले करता था, ना अभी करूंगा। लेकिन ये विकास दुबे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि थाना बिकरू गांव में बिक गया, यह विकास दुबे जिसके बारे में कहा जाता है कि चौबेपुर में जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहां के जो बड़े उद्योगपति हैं वो इसके लिए गाड़ियां खरीदते थे, यह विकास दुबे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एसएसपी जो तत्कालीन थे वो इसके फाइनेंसर के साथ बड़े विनोद भाव में मिलते थे, बहुत प्रसन्नता से मिलते थे, यह विकास दुबे जिसमें सरला देवी जी जो विकास दुबे की मां है वो कहती हैं कि भैया कौनो पार्टी बची ना है बा, का भाजपा, का सपा, का कांग्रेस, सब हमरे विकास के लगे आवत रहे। तो अब सवाल यह है कि जो समाजवादी पार्टी का अभी सदस्य है, सिर्फ इतना सवाल नहीं है, इतने ढेर सारे राजनीतिक, पुलिसिया, उद्योगपति और पता नहीं कौन कौन रहे होंगे, हम लोग का अनुमान नहीं है, और वो अपराधी सिर्फ 2 थाने का रहता है। और जब वो इतना दुर्दांत हो जाता है और महाकाल के मंदिर में इसलिए जाता है कि सीसीटीवी लगे होंगे, तो पहले यूपी एसटीएफ और यूपी सरकार अपमानित हुई जब 7 दिनों तक उसको पकड़ नहीं पाई, और अब अपमानित हुई जब विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया और एक भी बड़ा अपराधी, एक भी वो अपराधी जो इतने बड़े नेक्सस को चला रहा था वो नहीं पकड़ा गया और आगे भी पकड़ा नहीं जाएगा। मुझे विकास दुबे के मरने से कोई एतराज नहीं है, बहुत प्रसन्नता है, ऐसे अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मरने ही चाहिए। लेकिन ये जो एनकाउंटर हुआ है ये योगी सरकार पर, यूपी पुलिस पर ढेर सारे सवाल खड़े करता है। जी, अब आशुतोष जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये आपने आज एक विचित्र बात सुबह सुबह ट्विटर पे लिख दी है। आप भी अपने जो स्थापित विचार हैं उसके विपरीत आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो कह रही है सच कह रही है, उस पर शक करने का कोई कारण नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? अभी आपने त्रिपाठी जी का परिचय दिया और उसमें आपने ये भी कह दिया कि भाई त्रिपाठी जी तो सरकार के प्रति बड़े सॉफ्ट रहते, तो मेरा परिचय देते समय आप कह देते कि मैं तो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलता हूं और हमेशा सरकार की तीखी आलोचना करता हूं। देखिए, यहाँ सवाल किसी के साथ खड़े होने का, किसी के खिलाफ खड़े होने का नहीं। मैं बीच में फिर बोल ही दूंगा आशुतोष जी, ये दोनों लोग, जैसे मेरे पास बहुत सारे मेरे जो फॉलोअर्स जो हैं वो लिखते रहते हैं कि बाकी सब ठीक है लेकिन ये आशुतोष के साथ मत रहा करो, ये संगत ठीक नहीं है। तो मैं दोनों बातें आपने कहा तो मैं परिचय में जोड़ दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपको अब बातचीत शुरू करी तो मैंने थोड़ी सी लाइटर में बता दूं कि जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में था तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मेरी पत्नी से दोस्ती हुई, तो उसके बाद एसएफआई के लोग आए, उनके पास गए, बोले कि आप कैसे इनके साथ मतलब रहती है, बहुत ही खराब आदमी, इसके साथ आपको नहीं रहना चाहिए। तो इतने सालों के बाद दुनिया आके वहीं पर सिकुड़ के रह गई है कि लोगों को अभी भी, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो नॉन कम्युनिस्ट हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, उनको आलोचना पसंद नहीं है। अगर आप आलोचना करते हैं तो वो आपकी धज्जियां उड़ा देते हैं। खैर, ये एक अलग मसला। देखिए, ये जो पूरा मसला है, ये मसला बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है।
मुझे इसमें जो विकास दुबे मारा गया नहीं मारा गया, ना तो मुझे खुशी है, ना ही मुझे किसी तरीके की इसमें हैरत है, ना प्रसन्नता है। बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह कि इस देश के अंदर संविधान है और संविधान के साथ साथ रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ के हिसाब से किसी को आप जो है किसी की जान नहीं ले सकते हैं। उसके लिए जान लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ की अदालतों को है। आप पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ने के बाद उसके अपराध को अदालत के अंदर साबित करना पड़ता है और अदालत को लगता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, तब उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है और तब उसको फांसी की सजा दी जाती है। यानी सिर्फ अदालत है और अदालत के फैसले से ही किसी की जान ली जा सकती है और किसी की जान नहीं ली जा सकती है। ये देश का प्रधानमंत्री भी तय नहीं कर सकता, देश का राष्ट्रपति भी तय नहीं कर सकता और देश की संसद भी तय नहीं कर सकती। और देश में जो विल ऑफ पीपल है, यानी जो जनमत है, जो सबसे ज्यादा सावरेन है, वो भी इस बात को तय नहीं कर सकता। तो अगर किसी राज्य की पुलिस इतनी दुर्दांत हो जाए कि दुर्दांत अपराधियों को मारने के लिए वो कानून अपने हाथ में ले और लोगों को मारना शुरू कर दे, तो फिर इस देश के अंदर जो है कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। कल आपको अपराधी बना के, किसी जज को अपराधी बना के, किसी नेता को अपराधी घोषित करके उसका मर्डर कर दिया जाएगा। और मैं ट्विटर पर देख रहा हूं कुछ बड़े बड़े पत्रकार हैं जो बड़े खुश हो रहे हैं इस बात को लेके, और उन्होंने कहा कि आज लोग आंसू बहा रहे हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि जो मुठभेड़ में जो उसकी जान गई उसको जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये देश है, इस देश के अंदर जब अजमल कसाब को पकड़ा गया जिसने सैकड़ों लोगों को मारा था और अजमल कसाब को जेल के अंदर बंद किया गया, उसको बाकायदा पुलिस उसको सिक्योरिटी दी गई, उसको जो है वो वकील दिया गया और पूरा ड्यू प्रोसेस में उसको फांसी की सजा दी गई। अफजल गुरु के लिए रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट बैठती है और सुप्रीम कोर्ट अंततः तय करती है कि नहीं, इसका जो उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा है वो जस्टिफाइड है। और तब हम बड़े गौरवान्वित होते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान के हिसाब से चीज चलती है और यहाँ अपराधियों को भी इतना मौका देते हैं कि वो अपना जो इनोसेंस है उसको साबित करने की कोशिश करे, और अगर नहीं साबित हो पाता तो उसको कैपिटल पनिशमेंट हो। तो क्या यहाँ हम एक सरकार अपने पुलिस अधिकारियों को इतना निर्द्वंद अधिकार दे दे, तो फिर ये सवाल विकास दुबे का नहीं है, ये सवाल हमारे और आपका भी है। जब ट्रिगर हैप्पी पुलिस हो जाती है और जब ट्रिगर हैप्पी एडमिनिस्ट्रेशन और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और संसद हो जाती है, तब मान लीजिए कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चल रहा है, रूल ऑफ लॉ से नहीं चल रहा है, तब हर नागरिक जो है वो खतरे के दायरे में है। जी, और अब हमारे साथ राजकेश्वर जी भी जुड़ गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त हैं, पुराने पत्रकार हैं। लेकिन राजकेश्वर जी के पास चलने से पहले कुछ देर में चर्चा में उनको भी शामिल करेंगे। मैं शरद गुप्ता के पास चलना चाहता हूँ। शरद जी, आपकी टिप्पणी, क्या हुआ है और क्या सवाल उठ रहे हैं? और मेरा प्रश्न है कि विकास दुबे तो मरना ही था। मैं तो कल शाम को जो प्रोग्राम किया था उसकी क्लिप मैंने लगाई है, कुछ देर आप लोग देख सकते हैं। मैंने कहा था कि ऐसे होता है, ये परंपरा है। पुलिस पकड़ कर ला रही होती है, रास्ते में अपराधी पुलिस के किसी आदमी की पिस्तौल छीन के भागने की कोशिश करता है, गोली चलाता है और मजबूरी में आत्मरक्षा में पुलिस अपने उस पर गोली चलाती है और ऐसे में अपराधी मारा जाता है। और इतना ही नहीं होता है, कई बार इस प्रक्रिया में एक आध पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं या उनकी भी जान चली जाती है। यहाँ तक होता रहा है, आपने भी देखा होगा। लेकिन प्रश्न इससे आगे का है। विकास दुबे तो मर गया, इससे बच कौन कौन गया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुझसे कल शाम को ही कानपुर में किसी व्यक्ति से बात हो रही थी। मैंने पूछा कि कानपुर आएगा तो क्या होगा, उन्होंने कहा वो आएगा ही नहीं। तो लोगों को पहले से ही आशंका थी कि विकास दुबे कानपुर पहुंचेगा नहीं, और वैसा ही हुआ। अब इतने दुर्दांत अपराधी को अगर पुलिस बिना हथकड़ी के ला रही है ताकि वो आराम से किसी भी पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीन के पुलिस पे ही हमला कर दे। सेट प्रोटोकॉल है कि अगर पुलिस हमला भी करती है, जवाबी फायरिंग भी करती है, तो पहले कोशिश करती है कि कमर से नीचे फायरिंग हो। लेकिन जो 4 गोलियां उसको लगी हैं उसमें से 3 उसके सीने पे लगी हैं। तो मतलब इट वाज शूट टू किल। जो एनकाउंटर हुआ उसमें पुलिस ने जानबूझ के उसके शरीर पे गोली चलाई। तीसरी चीज, वो हेविली बिल्ड था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी, लंगड़ा के चलता था। तो ऐसा कैसे कि गाड़ी पलट गई
और 4 पुलिस वालों को चोट लगी, उसको कोई चोट नहीं लगी और पुलिस की रिवॉल्वर लेके वो 100 मीटर दूर एक खेत में पेड़ के पास पहुंचा और वहां पे पुलिस ने उसको मार दिया। तो इतने ढेर सारे सवाल हैं इस एनकाउंटर को लेके, और चूंकि इसमें इससे पहले जितने भी लोग थे सभी का एनकाउंटर हुआ, 6 लोगों की, 6ठा आदमी था जिसका एनकाउंटर हुआ। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो बता पाए कि उसके राजनीतिक आका कौन थे। कोई ये नहीं बता सकता कि वो कहां से कैसे गया, किसकी गाड़ी में गया, फरीदाबाद तक कैसे पहुंचा, फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंचा। सारे राज उसी के साथ दफन हो गए। और शायद यही सभी चाहते थे, पुलिस वाले भी, राजनेता भी, ब्यूरोक्रेसी भी, और शायद उसके उद्योगपति आका अगर रहे हों वो भी। हो सकता है मीडिया में भी उसके लिंक रहे हों, लेकिन ये छानबीन तभी हो सकती थी जब वो जिंदा रहता। और इसीलिए इतने ढेर सारे वेस्टेड इंटरेस्ट थे जिन्होंने ये इंश्योर किया कि वो जिंदा न रहे। और इससे अब कितने लोगों को फोटो आए हैं मीडिया में, आप सभी ने देखे होंगे, किसके किसके साथ उसके फोटो थे। कुछ इस सरकार में मंत्री थे, कुछ ऐसे लोग थे जो 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 समाजवादी पार्टी में, जिन्होंने उसकी वाइफ को जिला परिषद का, जिला पंचायत का सदस्य बनाया। खुद वो बीएसपी में उसके बड़े बड़े लिंक थे। खुद उसने बीजेपी के 2 विधायकों का नाम लिया कि उन्होंने मुझे संरक्षण दिया। तो ऐसे लोगों के हर पार्टी में संरक्षक होते हैं, और ये इन ऐसे संरक्षकों के खिलाफ सबूत तभी मिल सकते थे जब वो जिंदा रहता। इसीलिए उसको जिंदा रहने ही नहीं दिया गया। इसमें बहुत हद तक शक की गुंजाइश है कि उसे ये एक जेन्युइन एनकाउंटर था। आखिर पत्रकारों को 5 किलोमीटर पहले क्यों रोक दिया गया? तो बहुत ढेर सारे सवाल हैं। उसमें एक सबसे बड़ा यही है कि ताकि कोई इंडिपेंडेंट विटनेस ना रहे, इसीलिए सिर्फ पुलिस वाले थे वहां पे और कोई नहीं था। ये भी है कि वो एक टोयोटा इनोवा में बैठ के आ रहा था, एक फॉर्च्यूनर में बैठ के आ रहा था, लेकिन जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो एक टाटा टीयूवी है। तो बहुत ढेर सारे सवाल हैं किस गाड़ी में। हाँ, ये सवाल है। मैं अब एक बार शीतल जी के पास चलूं। दरअसल मैं जब तक सोच रहा था कि इस बात पे चर्चा की जाए, शीतल जी का फोन आया कि भाई बहुत सारे सवाल हैं, अब इस पे चर्चा कर ली जाए। तो मैं एक बार अब शीतल जी से ही चाहता हूं कि आप शुरू करें वो सवाल उठाना, और सवाल, क्योंकि जो हमारे मन में थे वो हमने उठा दिए हैं। आपके मन में कोई और टिप्पणी, कोई और सवाल आ रहे हैं जिससे इस बात को और आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये बात तो हमारे सब हो चुकी। मैं ये लगातार जो सवाल उठाता रहा हूँ इस मामले पर, जब से बात चल रही थी 4 दिनों से, वो ये है कि क्या राज्य को अपने अधीन किसी व्यक्ति की हत्या करने का हक होना चाहिए कि नहीं दुनिया में? राज्य के पास ये हक नहीं होना चाहिए, ऐसा कहने वाले सभ्य देशों की लंबी कतार। सारे यूरोप में ये हक राज्य के पास नहीं है कि वो कानूनी तौर पर भी किसी को सजा के तौर पर मृत्युदंड दे सके। यहाँ तो हम उससे बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, एकदम मध्ययुगीन बात है ये, कि जिसमें हम कानून के सामने भी नहीं ले जा रहे हैं, और उससे पहले ही हम एक तरह से कहें कि राजनीतिक कारणों से और ताली बजवाने के लिए किसी की हत्या कर दे रहा है। राज्य जो लोगों के चंदे से बनता है और लोकतंत्र में उस तमाम तरह की अकाउंटेबिलिटी है, अगर हम वो सब खत्म कर देंगे तो हम एक मध्ययुगीन उस जमाने में चले जाएंगे जब आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, और मनुष्य की जान के बदले मनुष्य की जान लेने की बात होगी। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में लोकतंत्र के विकास के साथ साथ ये जो इस तरह की विनाशकारी चीजें हैं, इनकी लगातार वृद्धि होती जा रही है, और इस तरह की घटना की एक बड़ी भारी स्वीकृति उपलब्ध है। हमारे सारे मीडिया में, मीडिया कर्मियों में ये चेतना ही नहीं है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि वो इस सवाल को, जो इसके पहले इस देश में सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक हल किया हुआ है, वहां ये भी बताया गया है कि इस तरह की अगर कोई घटना कहीं हो जाती है तो उसमें क्या क्या चीजें की जाए, मजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी करे, ये करे, वो करे। यानी उसको रोकने के लिए बहुत से बैरिकेड बनाए थे आज से बहुत साल पहले। हम उन सारे मानकों को तोड़कर अब इसको धीरे धीरे स्वीकार करने लगे हैं, और अब इस पर बात कर रहे हैं कि उसको मारे जाने की तकनीक क्या थी क्या नहीं। अरे भाई, मारने का प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है। राज्य को ये हक देना कि वो किसी आदमी की हत्या कर दे, ये तो मतलब बिल्कुल भी सभ्यता से इसका कोई ताल्लुक नहीं।
ये एकदम असभ्य बात है और ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि पत्रकार जिनका काम है कि इस तरह के सवालों को उठा के वो समाज के सामने रखे, उनमें से भी तमाम लोग भावना में बहे हुए हैं और उस भीड़ में शामिल हैं जो इस तरह के मामलों में किसी को मार दिए जाने पर खुश या दुखी होती है। ये तर्क क्या है? ये एकदम शीतल जी कह रहे हैं कि उसमें से कुछ लोग बहे हुए हैं। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि उसमें से अनेक लोग बहे हुए नहीं हैं, वो समाज को उस दिशा में बहाने की कोशिश कर रहे हैं। राजकेश्वर जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्या सफर कर रहे हैं कहीं से कहीं के लिए? बीच रास्ते में हमने आपको पकड़ लिया है? नहीं मैं शहरी में था। शीतल जी ने मुझे जो टाइम बताया था उसके हिसाब से थोड़ा। जी प्लीज जी बोलें। जी आपने कुछ कहा, मैं सुना नहीं। हाँ, मैंने कहा कि क्या आपकी टिप्पणी क्या है इस विषय पे, क्योंकि आप पत्रकार भी रहे हैं, आप सूचना आयुक्त भी रहे हैं और तमाम पार्टियों को अंदर से बाहर से जानते हैं। विकास दुबे के नहीं रहने से, विकास दुबे के मारे जाने से कौन कौन लोग फायदे में रहे? ये तो अब मेरी समझ से किसी को कोई भ्रम नहीं है फायदे में कौन है। सारा देश जो है, जिस दिन से ये घटना घटी है उसी दिन से बात हो रही है कि विकास दुबे मारा जाएगा। ये 80-90% लोग कह रहे हैं। इवन देन कल इसकी गिरफ्तारी के बाद भी ये चर्चा बहुत ज्यादा रही है कि देखिए कल सवेरे तक रहता है कि नहीं रहता और इसको क्या होता है। और लास्टली अभी जो शरद जी कह रहे थे पूरा देश जान चुका है कि उसके पीछे मीडिया की गाड़ियां थी, उनको भी रोक दिया गया, उसी बीच वो मारा गया। 5 किलोमीटर दूर मीडिया थी और उसके बाद पता चला कि ऐसा हो गया। तो इससे फायदा किसका है? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लोगों का फायदा है, आम जनता का कोई फायदा ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका उजागर होना ज्यादा जरूरी था। यदि ये चीजें डिस्क्लोज होती तो शायद भविष्य में और जो विकास दुबे तमाम जिलों में छिपे हुए हैं उनको भी पकड़ा जा सकता था और चीजें हो सकती थी। और तमाम नेता, हमारा तो मानना है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर ही बहुत बड़ा असर पड़ जाता यदि विकास दुबे का खुलासा हो जाता, तो कि पूरी यूपी की पॉलिटिक्स पर ही असर पड़ता, क्योंकि विकास दुबे एक पार्टी के नाम न लेता। विकास दुबे जैसा अभी तक का उसका अतीत रहा 20 साल का, उसमें सारी पार्टियां आती। और यदि आज विकास दुबे 4-6 बड़े नेताओं का नाम ले लेता और कहता कि मैं यहाँ पैसा दे के गया था, इन्होंने मुझसे 50 लाख लिया, 2 करोड़ लिया, तब मैं यहाँ गया, इस अफसर ने मुझे फला तारीख को बचाया, और ऐसे तमाम फोटोज अभी आए हैं विकास के सहयोगियों के जो उत्तर प्रदेश शासन के बड़े अफसरों के साथ में। तो सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि किसी को भ्रम है। अब दूसरी बड़ी बात है जिसपे आप सब सहमत हैं कि जो ये कांड हुआ है उस पे इसकी इजाजत कोई नहीं देता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में, इस देश में जो भी थोड़ा साफ सुथरे तरीके से सोचते हैं, सबके दिमाग में ये बात आती है कि पकड़ा तो आपने कसाब को भी था और वहीं मार सकते थे, और वो तो विदेशी था और उस पर किसी को कोई रंच मात्र भी कुछ नहीं होता, लेकिन आपने सारा प्रोसेस अडॉप्ट करके तब उसको मुकाम तक पहुंचाया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कोई भी सरकार, कि हम किसी प्रोसेस में विश्वास नहीं करते, हम जुडिशरी पर विश्वास नहीं करते। और दो मामले ऐसे हुए जो फरीदाबाद से लखनऊ लाया जा रहा था वो, और विकास का, दोनों कानपुर के नजदीक पहुंचते पहुंचते पुलिस की पिस्टल छीनने लगते हैं। देखिए ऐसा कहीं हो सकता है? वो चलते हैं फरीदाबाद से, जब कानपुर में घुसने को होता है एक ने पनकी में पिस्टल छीनी और एक जो पनकी से 20 किलोमीटर और पीछे रहा होगा वहाँ पिस्टल छीनने की कोशिश किया। आप इस घटना से क्या बताना चाहते हैं? जिसके हाथ में हथकड़ी लगी होगी वो पिस्टल छीन सकता है क्या? तो ये सारी चीजें एकदम साफ है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को बचाने के लिए, कुछ बड़े अफसरों को बचाने के लिए, जिनके साथ उनकी तस्वीरें देखी गई उनके सहयोगियों की, सरकार यदि बहुत साफ सुथरे ढंग से, मेरा अपना मानना है कि इसको पर्दाफाश करना चाहती है, तो अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। विकास दुबे को मार दिया गया, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बीते 6 महीने की विकास दुबे की कॉल डिटेल्स जो है पूरे प्रदेश में, देश में सार्वजनिक कर दिया जाए कि 6 महीने में इन अधिकारियों ने, इन नेताओं ने इससे बात की थी। यदि सरकार ईमानदार है तो उसकी 6 महीने की कॉल डिटेल्स बाहर कर दिया जाए और उस पर फिर चीजें तय हो कि कौन क्या था, कहाँ था, कैसे था। भाई जी, अब यही बुनियादी रास्ता ये रह गया है राजकेश्वर जी, और इसी पे आशुतोष हाथ उठा रहे थे जैसे बात शुरू हुई। मुझे लगता है पहले उनकी बात सुन ली जाए और उसके बाद हम चलते हैं। हर्षवर्धन भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे पास भी एक सवाल है।
आशुतोष। देखिए आलोक जी, मैं ये इस बात को मानता हूं कि जिन पुलिस वालों के परिवारों की जिन पुलिस वालों की मौत हुई उसके घर पे उसके एनकाउंटर में 8 लोगों की मौत हुई, स्पॉट पे हुई, और बाकी 2 लोग बाद में उनकी मौत हुई है। उन परिवारों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन मैं उन परिवारों के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे, कहीं दूसरी जगह पे जाएंगे, तो लोग ये सवाल खड़े करेंगे कि भाई आपका जुडिशियल सिस्टम इस तरीके से हो गया कि यहाँ का बड़ा से बड़ा जो अपराधी भी है वो बच के निकल जाता है। ये अपराधी जिसने पुलिस थाने के अंदर एक मंत्री पद के रैंक के आदमी को मारा और उसके बाद वो बाइज्जत उससे बरी हो गया क्योंकि कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं दे रहा था, तब आदमी कहता है कि भाई मजबूरी में हम करें तो करें क्या। बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर भी इस बात को कहते हैं हम करें तो करें क्या, हम तो पकड़ के ले जाते हैं और वहां से बाइज्जत छूट जाता है। तो मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हमको आज बड़े पैमाने पर ये जो सिस्टम हमने क्रिएट कर दिया, इस सिस्टम को पूरी तरीके से ओवरहॉल करने की जरूरत है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस ओवरहॉल इस मजबूरी में आप बदले की भावना से काम करें और आप बिना ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए ही आप उसको किसी शख्स को मार दें। ये एक दूसरी गलत परंपरा को हम शुरू कर दें, इसलिए क्योंकि न्यायपालिका से या जुडिशरी से या जुडिशियल प्रोसेस से हमको न्याय नहीं मिलता। मुझे लगता है इस सवाल पर भी हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो आज ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जरूर ये सवाल खड़े करते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, हमको क्या करती पुलिस, उसको पकड़ के ले जाती, फिर उसके बाद 20 साल उसमें मुकदमा चलता, फिर निर्दंड घूमता और फिर अंत में वो बाइज्जत बरी हो जाता। तो कहाँ इंसाफ हुआ? नहीं, बिल्कुल इंसाफ तो हो गया इसी बात पे, क्योंकि मैं अब थोड़ा आप लोगों को बीच में टोक रहा हूँ, आमतौर पर टोकता नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बहुत लंबा न खींचा जाए, कुछ एक आध सवाल भी ले लिए जाएंगे। हर्षवर्धन, एक तो ये मन में बहुत लोगों के है, और ये बिल्कुल एक तरह से यूनिवर्सल विचार है लोगों के मन में, कि आप अपराधी को पकड़ लेते हैं, वो जेल जाता है, वहां जाके गिरोह चलाता है, नाम चल रहे हैं, गिरोह भी चलाता है, राजनीतिक दल भी चला सकता है। इस बात की आशंका, कल मैं शाम को एक वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहा था, उनका कहना था कि अगर ये बच गया तो ये ब्राह्मणों का बहुत बड़ा नेता बन के उभर सकता है, और अगर ये बच गया तो किसी मामले में, इस मामले में भी जैसे अब तक के पिछले मामलों में नहीं हुआ, इसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा, और सबूत मिटाने का पवित्र कार्य तो सरकार खुद कर चुकी है। उसके घर पे बुलडोजर चलवा के जो पुलिस ने वहां काम किया है, उसको सबूत मिटाना या सीन ऑफ क्राइम को खराब करने से के अलावा क्या कहा जाएगा। और दूसरा जो तरीका बात है, जो राजकिशोर जी ने भी कही, आप भी कहते रहे हैं पहले से, कि ये इनके जो कॉल रिकॉर्ड हैं अगर वो सार्वजनिक कर दिए जाएं 6 महीने के, साल भर के, और योगी सरकार तो बहुत इस बात के लिए मशहूर है, लोगों के नाम पते के पोस्टर लगा चुकी है, उसको तो मेरा ख्याल है अखबार में विज्ञापन दे देना चाहिए कि इसने इस आदमी से इतने मिनट बात की थी, सबके सामने आ जाएगा। उस आदमी का घर का पता भी देना चाहिए कि जाइए, आप लोगों को विकास दुबे से शिकायत है तो जाइए इन लोगों से हिसाब ले लीजिए। क्या कहते हैं आलोक जी? मुझे लगता है कई बार हम लोग जो है, जो राजनीतिक नैरेटिव होता है उसमें फंस जाते हैं, और दुर्भाग्य से हमारे बड़े भाई जैसे राजकिशोर जी, वो भी इसमें फंस गए हैं। जब हम कहते हैं कि किसी अपराधी की कॉल डिटेल CDRs उसकी सार्वजनिक कर दें 6 महीने की, तो अब जिस अपराधी का उस पूरे इलाके में, और ये मैं इसलिए राजकिशोर जी कह रहा हूं कि वो जानते होंगे बहुत कुछ, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, उस इलाके में उसके नाम पर, जिसके नाम पर गाड़ी तक नहीं थी, उसके नाम पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि मोबाइल फोन होगा जिससे वो सबसे अलग अलग लोगों से बात कर रहा होगा। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 6 महीने की कॉल डिटेल निकाल देंगे और उसमें वो मिल जाएगा, जो अखिलेश यादव जी ने भी कहा, तो उनको ये लग रहा है कि कुछ सरकार के लोगों का ही मिल जाएगा। सवाल ये नहीं है। जब आप कहते हैं कि एक लॉ ऑफ द लैंड की बात करते हैं, तो इसमें 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे मैं अभी भी ये नहीं मानता हूं, और इसको मैं बहुत कैटेगरी कह रहा हूं, कि 2 थाने का गुंडा था वो। पहले एक ही थाना था, चौबेपुर के आगे उसको कोई जानता नहीं था। जो कानपुर में रहने वाले लोग हैं, और संयोग से चूंकि मैं 2001 से 2003 तक दैनिक जागरण कानपुर में रहा हूं, तो मैं जानता हूं चौबेपुर के आगे उसकी कोई औकात नहीं थी। लेकिन वो मूल रूप से अपराधी था, जिसका इस्तेमाल कानपुर के IPS ऑफिसर से लेकर, दरोगा से लेकर, उद्योगपति से लेकर, पत्रकारों से लेकर नेता सब करते थे।
हरिकृष्ण श्रीवास्तव को आधिकारिक तौर पर अपना गुरु कहता था और हरिकृष्ण श्रीवास्तव के खिलाफ ही भाजपा नेता संतोष शुक्ला थे, जिसकी वजह से वो हत्या हो गई। और जब तक वो हत्या हुई तब तक उसकी क्या स्थिति थी वो सब जानते हैं, बहुत 2% का गुंडा था वो। लेकिन उसके बाद की कहानी बिल्कुल अलग है। 2002 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ जाती है, पूर्ण बहुमत वाली। 93 में पहला हिस्ट्री शीट उसके ऊपर दर्ज होती है, 1993, जो चौबेपुर थाने के 58 उसके ऊपर मामले हैं। और उसके बाद 2001 में जब दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर देता है तो उसकी हिस्ट्री शीट तैयार हो जाती है बड़ी। 19 पुलिसकर्मी वो उसमें गवाही में आते हैं और 2002 तक वो मामला जाता है तो उसमें पलट जाते हैं। क्यों पलट जाते हैं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहते वहां के एसएसपी ने इस अपराधी की, जो एक थाने का अपराधी था, उसकी हिस्ट्री शीट फाड़ दी थी। हम लोग आज ये बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में उसका एनकाउंटर क्यों हो गया। सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। सभ्य समाज में इसकी जगह है कि वो 8 पुलिसकर्मियों को मार दे। सभ्य समाज में इसकी जगह है कि 19 पुलिसकर्मी वो गवाही से पलट जाए। सभ्य समाज में इसकी जगह है कि वो मरे हुए आदमी का अंगूठा लगवा के और जमीन कब्जा कर ले। तो जब हम सभ्य समाज के पैमानों की बात करते हैं तो ये आदर्श है और इसीलिए एनकाउंटर के अलग अलग मामलों को अलग अलग तरीके से देखना होगा। और ये जो सीडीआर सार्वजनिक करना है ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा भर है। अगर सचमुच इसकी जांच करनी है तो जितने उसके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जितने लोगों की जमीन पिछले 30 सालों में कब्जा हो गई है, जितने ठेके में गलती से भी विकास दुबे का नाम है, और कानपुर में जो बीसी चलवा रहा है, जो ब्याज पर पैसा देता है और वो पैसा उसके पास पहुंच जाता है और पैसे की वसूली में पुलिस भी शामिल रहती है। और मैं एक बात और कहूंगा, निश्चित तौर पर इसमें योगी आदित्यनाथ जी अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, इसलिए उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई गुंडा रह जाए। वो उसी अंदाज में बोलते भी हैं, हालांकि इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता कि इस तरह से। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, अब आपकी छवि पे सवाल है कि अगर कानून उसी तरह से काम कर रहा है जैसे अखिलेश यादव और मायावती के शासन में कर रहा था, तो ये 325 सीट देने का भरोसा यूपी की जनता ने आपके ऊपर क्यों किया है? असली सवाल यहां आके खड़ा होता है कि क्या वो कानून की व्यवस्था आज भी मजबूत नहीं है? वो फर्द जो है, जो घटना की पूरी जानकारी देती है, उसमें है कि आईजी मोहित अग्रवाल के सर से गोली छूते हुए निकल गई। फिल्मी डायलॉग। अरे आईजी मोहित अग्रवाल अगर वहां थे और गोलियां चल रही थी तो वो आईजी मोहित अग्रवाल गवाही क्यों नहीं दे रहे थे? वो आईजी मोहित अग्रवाल कहते कि इसने 8 लोगों को मारा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, फांसी होगी। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ के समय में भी न्याय व्यवस्था, जिला अदालतें, पुलिस की पूरी मशीनरी, पूरी ब्यूरोक्रेसी वो अपनी तरह से ही काम कर रही है जैसे पहले की सरकारों में करती थी, तो 325 सीट क्यों दिया है यूपी की जनता में? मेरा सवाल तो यही है। ठीक है, मैं इस पे राजकेश्वर जी का एक क्विक कमेंट ले लूं, क्योंकि पहले उनके बारे में हर्षवर्धन ने एक टिप्पणी की है, तो मेरा ख्याल है राजकेश्वर जी थोड़ा सा बोलें और उसके बाद आशुतोष हाथ उठा रहे हैं। मेरा भी एक सवाल आशुतोष से भी है। जी राजकेश्वर जी, क्या आपको आवाज नहीं आ रही है? मुझे लगता है नहीं। शरद गुप्ता कुछ बोल रहे हैं। शरद जी। हाँ, मेरा ये 2-3 चीजें कहनी है जो हर्षवर्धन ने कहा है। छोटा चीज ये 325 सीटें जो मिली हैं ये योगी आदित्यनाथ को नहीं मिली हैं। ये क्योंकि योगी आदित्यनाथ पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं थे। ये सीटें मिली हैं नरेंद्र मोदी के नाम पे, पहली चीज। दूसरी चीज कि 2002 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चल रही थी। तीसरी चीज कि उसके बाद भी 2003 में जो सरकार बनी जिसमें मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए, उसमें भी बीजेपी का परोक्ष समर्थन था। जो व्यक्ति 2001 से जिसने एक इतने हेनियस मर्डर किया पुलिस थाने के अंदर घुस के, और उसको सब्सिक्वेंट जितनी भी सरकार आई सब में बीजेपी का सहयोग था। पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी की 2007 में बनी है और समाजवादी पार्टी की 2012 में। लेकिन पिछले 3-3.5 साल से जो बीजेपी की सरकार भी बनी है जिसमें कहा जा रहा है कि सब गुंडे सारे के सारे बाहर कर दिए जा रहे हैं, तो उसमें भी इस आदमी की तो कोई हिस्ट्री शीट ही नहीं थी।
तो जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे बीजेपी की हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, सभी ने इस आदमी का पूरा समर्थन किया है और उसको पूरा संरक्षण दिया। और यही नहीं, आप पूर्वोत्तर देख लीजिए, पूर्वांचल में कितने ही, हर जिले में, चाहे मऊ हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे गोरखपुर हो, जितने जिले हैं, जौनपुर हो, हर जिले में अपने अपने विकास दुबे से बड़े बड़े लोग हैं, सबके राज्य चल रहे हैं, विकास दुबे से बड़े राज्य चल रहे हैं, और आज भी उनमें से किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा से ज्यादा होता है तो जेल रह के थोड़े दिन चले आते हैं, जेल में रह के जीत जाते हैं, और उनका साम्राज्य वैसे के वैसे चलता रहता है। सबको मालूम है कि पूर्व नॉर्थ ईस्ट रेलवे जो है उसमें सारे ठेके पिछले 20 साल से 25 साल से किसके पास जाते हैं, सबको मालूम है। कोई उस पर उंगली उठा पाता है? उन्हीं लोगों के सहयोगी हर सरकार में मंत्री बनते, वो खुद मंत्री बनते हैं, तो ऐसे लोगों का कौन बाल बांका करेगा? तो जब तक हम इन चीजों को अलग नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स और क्राइम को, आखिर कोई पुलिस वाला किसी अपराधी को संरक्षण क्यों देता है? जब उसको मालूम चलता है कि सरकार उसके साथ खड़ी है, और अगर मैंने उसको संरक्षण नहीं दिया, उसके साथ कॉपरेट नहीं किया, तो मुझे कल उठा के किसी भी बहुत ही खराब जगह पे भेज दिया जाएगा, जहां पे ना मेरे पास गाड़ी होगी और ना दफ्तर होगा। तो अगर उनको अपनी कुर्सी बचानी है, तो ऐसे अपराधियों के साथ उनको भी लगता है कि सब मलाई हमें भी मिल रही है, तो हमें क्या दिक्कत है? सरकार खा रही है, सरकार खाए, पॉलिटिशियन खा रहे हैं, पॉलिटिशियन खाएं, ठेकेदार खा रहे हैं, ठेकेदार खाएं, तो उसमें थोड़ी सी भी मलाई हमें भी मिल जाती है। तो ये पूरा सिस्टम तोड़ना पड़ेगा, और इसमें एक कोई बहुत क्विक फिक्स नहीं है कि हम ऐसा कर दें तो ठीक हो जाएगा, वैसा कर दें ठीक हो जाएगा। जो सरकारें देश में सिस्टम बदलने के नाम पे आई, वो सिर्फ सत्ता बदल के रह गई। और आशुतोष जी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, कितनी सरकारें सत्ता परिवर्तन के नाम पे आई। तो हमें इस पे एक आमूल-चूल एक व्यवस्था परिवर्तन, पूरा सिस्टम बदलने के प्रति खाका बनाना होगा कि ये एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, और पूरा देश इसमें साथ लेके चलना होगा। जी जो कह रहे हैं ये बात सही है कि हमें आमूल-चूल परिवर्तन की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन आशुतोष, अब मैं आपके पास आऊं और शीतल जी के पास उसके बाद चलूंगा। ये जो आमूल-चूल परिवर्तन है, ये तो देखिए हम लोग जब से आजाद हुए हैं उसके पहले से होता रहा है इस देश में, और मुझे लगता है कि हम सब चले जाएंगे तब भी होता रहेगा। आमूल-चूल परिवर्तन एक सपना है जिसे कब हासिल किया जाएगा पता नहीं है, लेकिन अभी तुरंत क्विक फिक्स, कोई सवाल कोई जवाब हैं? योगी आदित्यनाथ भले ही नहीं चुने गए थे सामने लाकर, उनके नाम पर वोट नहीं दिया गया था, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में चुनाव कराइए तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर उससे कम वोट नहीं मिलेंगे जितने वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर मिले थे। और ये उनका दावा है कि मैं अपराध मुक्त प्रदेश बना दूंगा। तो अपराध मुक्त प्रदेश का अर्थ क्या ये होगा कि जिसके नाम पर अपराध दर्ज हो जाए, जो अपराधी हो, विकास दुबे के बारे में शायद किसी को भी शक नहीं होगा पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारत में, कि वो अपराधी था। लेकिन ऐसे लोग भी इस मामले में जा सकते हैं जिनके ऊपर आपको शक हो, क्योंकि उन लोगों के पोस्टर लखनऊ शहर में लगाए गए जिनके ऊपर आरोप था कि वो सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उनके साथ भी ये हो सकता है कि भाई वो भी रिक्शा से जाते हुए पुलिस वाले को धक्का देकर भाग रहे थे, मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। आशुतोष एक सेकंड, आपकी आवाज खोलनी पड़ेगी। अभिव्यक्ति कर दी। हाँ, हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, दरअसल ये सवाल मैं हर्षवर्धन जी की राय से या शरद जी की राय से मैं बहुत असहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर, आप यूपी छोड़ दीजिए, एक पॉलिटिकल क्लास खड़ा हो गया है, और ये पॉलिटिकल क्लास के अंदर अपराधियों की मदद से चुनाव जीतना और अपनी सत्ता में बने रहना, ये बहुत ही हिट फॉर्मूला बन गया है। आपको मैं बताऊं, और इसमें कौन कौन लोग हैं। इसमें राम मनोहर लोहिया के चेले हैं। मुलायम सिंह यादव कौन है? जिन्होंने गुंडागर्दी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर। लालू प्रसाद यादव कौन है? ये राम मनोहर लोहिया के चेले, जेपी के चेले, जिन्होंने बिहार के अंदर गुंडागर्दी और अपराध को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। उन्होंने 15 साल ये सरकार में बने रहने का बड़ा हिट फॉर्मूला था। और इस जब समाजवादियों की जो सरकारें थी, इस समाजवादी की सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए जब काशीराम का दलित आंदोलन शुरू हुआ, तो उसका नारा क्या था? चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। और फिर किसको किसको इन्होंने, जब 2007 में सरकार बनी थी, तो कौन कौन लोग अपराधी थे जिनके छाती पे चढ़कर ये लोग सरकार में आए थे, और किसको वो लोग दे रहे? अब फिर मैं आपको बताता हूं। और मुझे भारतीय जनता पार्टी से
से क्यों प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी जब राजनीति के अंदर आई थी, जब अपना साम्राज्य खड़ा कर रही थी, तो कहती थी हम अलग चाल चरित्र चेहरा लेकर आएंगे, एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स लेकर आएंगे। अल्टरनेट पॉलिटिक्स के नाम पर कल्याण सिंह कहा करते थे भयमुक्त समाज हम बनाएंगे। वो भयमुक्त समाज आज कहां है? आपको अगर योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री के तौर पर मिलते, और मैं इसको बड़ी शिद्दत के साथ कहता हूं, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तब समझ लीजिए कि बीजेपी के पास कोई ना तो भयमुक्त समाज बनाने का कोई कारण है और ना ही अल्टरनेट पॉलिटिक्स का। क्या लोगों को पता नहीं है गोरखपुर के अंदर उन्होंने कौन सा नारा दिया था जिसका वीडियो उपलब्ध है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ केस चला था, और उसके बाद संसद के अंदर वो उन्होंने रोए थे। तो अगर बहुत, और मैं आज भी मानता हूं बीजेपी के अंदर आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत काबिल ईमानदार लोग हैं, लेकिन वो राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो चाहे समाजवाद, चाहे राम मनोहर लोहिया के चेले हो, चाहे फिर अटल बिहारी वाजपेयी या फिर गुरु गोलवालकर के चेले हो, या फिर काशीराम के लोग हो, या कांग्रेस के लोग हो, सारे लोग एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। राजनीति में किसी भी तरीके सत्ता चाहिए। और अभी शरद जी इशारा कर रहे थे हमारे पुराने साथी के, जिनका नाम उन्होंने नहीं लिया है, अल्टरनेट पॉलिटिक्स के नाम पर आज वो लोग भी वही काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम वही काम हो रहा है। तो हमको बहुत गौरवान्वित नहीं होना चाहिए। एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट 1993 में बनी थी। प्रकाश सिंह पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 2006 में आया हुआ था। क्या कहीं पुलिस रिफॉर्म हो रहा है? क्या कहीं पुलिस पॉलिटिक्स के नेक्सस को तोड़ने की कोशिश हो रही? क्या नहीं हो रही, क्योंकि आसान तरीका है सत्ता में आने का। नहीं, पुलिस रिफॉर्म देखिए, जो आप कह रहे हैं पुलिस रिफॉर्म नहीं हो रहा है, वो उसके भी जैसे गुंडों की छाती पे चढ़ने के लिए गुंडों की जरूरत होती है। और फिर मेरा कहा नहीं है, पुलिस आयोग का कहा हुआ है कि पुलिस जो है संगठित गुंडों का सबसे बड़ा गिरोह है। तो अगर गुंडों के मुकाबले में एक पार्टी को दूसरा गुंडा उठाना है, तो फिर सबसे बड़ा गुंडों का गिरोह अपने हाथ में रखा जाए, इससे अच्छा क्या होगा। राजकेश्वर जी कुछ देर पहले कुछ कहना चाह रहे थे, तो वहां चलूं और आप सब पूछ रहे थे। समय बहुत हो गया, छोटी छोटी टिप्पणियां सब लोग करें, क्लोजिंग करें इसको। अब हम इस चर्चा को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि चलाएं तो शाम तक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बात कर सकते हैं, ये अनंत काल तक चलने वाली बात है। लेकिन अब अगर हम इसे समराइज करें, अगला महत्वपूर्ण सवाल क्या है जिसका जवाब चाहिए। जैसे कल सवाल यह था कि क्या विकास दुबे कानपुर या लखनऊ तक पहुंच पाएगा, आज हमें जवाब मिल गया है कि वो नहीं पहुंच पाएगा। तो आज इसके आगे का सवाल क्या होगा? राजकेश्वर जी, छोटी टिप्पणी। राजकेश्वर जी को आवाज जा नहीं रही है या मेरी आवाज नहीं जा रही है? हाँ, मुझे ही लग रहा है। शीतल जी, आप भी काफी देर तक शांत बैठे हैं। नहीं, तो अब आप मेरा सिर्फ ये है कि इस तरह की सारी घटनाएं जो परिस्थिति पैदा करती हैं, उसमें पुलिस इतनी माइट हासिल कर लेती है कि आप देखिए कुछ इसके इतर जो दूसरी घटनाएं हो रही है। जैसे एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक महिला शिकायत करने जाती है, एक FIR अपनी कंप्लेंट करने जाती है, उसे SHO के कमरे में भेज दिया जाता है। SHO मास्टरबेशन करता है उसके सामने खुलेआम और उससे बात कर रहा है, और वो बेचारी उस अपमानजनक स्थिति में अपनी शिकायत बताने के लिए मजबूर है। वो ऑलमोस्ट उसे ऑफर कर रहा है कि तुम दूसरी चीजों के लिए। एक दूसरे थाने में एक बलात्कृत स्त्री जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थाने में, और उसे वो बलात्कृत स्त्री का पति जाता है कि उसकी पत्नी को छीन लिया है कुछ अपराधियों ने हाईवे पर, तो उसके पति को ही पुलिस रात भर पीटती है और उसकी पत्नी के साथ बलात्कार होता रहता है। और उसके बाद दूसरे दिन उसकी पत्नी एक जगह अधमरी हालत में, दूसरा थाना उसको पकड़ पाता है। फिर उसकी जब होश आता है, तफ्तीश होती है, तो पता चलता है कि रात में उन लोगों को बदमाशों ने पकड़ लिया था और उसका आदमी पुलिस में शिकायत करने गया था। तब वो उसके पति को उस थानेदार उस हवालात से निकाला जाता है, दूसरे में उसको मार के चोरी में बंद कर रहे थे पुलिस वाले। तो पुलिस अब इस राइट पे पहुंच जाएगी कि जब आपको किसी को भी कट्टा रख के वो मार सकती है, तो इस तरह का अधिकार देने पर अब हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश में असुरक्षित है। क्यों? 24 करोड़ की आबादी है, हर आदमी तो योगी जी को बता नहीं सकता कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, एक्सेस ही नहीं है। तो एक योगी जी अगर इस तरह का जंबो जेट काम लेंगे तो जंबो जेट नहीं होगा। पूरे प्रदेश में पुलिस चाहे जितनी तानाशाही करेगी, जो कर रही है पिछले 3 सालों से वो कर रही है। अब व्यापार करना या किसी भी किस्म का मिडिल क्लास होना
पुलिस के लिए सिर्फ धन उगाही के टारगेट्स हैं और ये पूरी सिस्टम को तहस नहस कर देंगे। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आ सकती, कोई काम नहीं हो सकता, सामान्य मध्यवर्ग नहीं जी सकता। एक थानेदार के विल पे ये पूरा सिस्टम चला जाएगा, चला गया है एक्चुअली। ये जो इससे बर्बादी होगी, इसको हम एक्सेप्ट अगर करते हैं, जो हमने कर लिया है एक हद तक, हमारे समाज ने कर लिया है, वो इतनी विनाशक होगी जिसके बहुत सारे चित्र अभी आपके सामने होंगे। एक अभी घटना मौसमी सिंह ने एबीपी न्यूज या किसमें वो करती हैं, आज तक में की है कि वादा में लड़कियां, कोल आदिवासियों की लड़कियां मजदूरी करने के लिए उनको अपना बॉडी देना पड़ रहा है, ठेकेदार को, ट्रक ड्राइवर को और कई को। इनके वीडियो बयान है और आप सोचिए उसके बाद डीएम और एसपी ने मतलब वो वीडियो बयान लेके आई और जब उनसे बात की तो उन्होंने सीधे नकार दिया। जो 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया गया है कोरोना में, वो वहां नहीं पहुंचा, वो योजना गायब है और अब वो ये बयान नहीं दे सकती है। वहां थाना पहुंच गया है, उसने उन्हीं लोगों से उल्टे बयान दिलवा लिए। तो ये गरीब लोग अब इसमें एकदम तबाह हो जाएंगे, वो अपनी कोई शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ जो उत्तर प्रदेश के लेवल पर योगी जी और थाने के लेवल पर थानेदार के हाथ में सारी पावर चली जाएगी और हर आदमी के हाथ में पावर, उसकी सामान्य नागरिक होने की भी पावर छिन जाएगी, छिन गई है। ये जो बर्बादी है, इस चक्कर में जो असली बुनियादी सवाल हैं उनकी तरफ से ध्यान भटक रहा है। हम वो सवाल उठा नहीं पा रहे हैं, सवाल सामने भी आ रहा है तो उसको पूछा नहीं जा रहा है और पूछा जाता है, कोई सवाल उठाता है तो उस पर मुकदमा हो जाता है। ये एक और अलग कहानी है। हर्षवर्धन, आपका क्लोजिंग कमेंट, साथ में पहले मैं उसके एक छोटा सा ब्यौरा जरूर दे दूं। कहा जा रहा है कि उज्जैन कोर्ट में इनको पेश करना था, उसको ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए विकास दुबे को कोर्ट में नियमानुसार पेश नहीं किया गया। वहां से अलग अलग बयान है कि वो किस गाड़ी में चला था। जो मैंने पहला सुना वो था कि टाटा सफारी में चला था, लेकिन जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो महिंद्रा की TUV 300 है, वो गाड़ी पलट गई है। ये गाड़ी कैसे बदली गई, कब बदली गई पता नहीं। अभी राजकिशोर जी ने फॉर्च्यूनर का नाम लिया तो मेरे पास क्योंकि पक्के तथ्य नहीं है कि कौन कौन सी गाड़ी थी, लेकिन ये ब्यौरा सामने आ रहा है। लेकिन इस घटना स्थल के 2 किलोमीटर पहले या 5 किलोमीटर पहले STF ने अपना पीछा कर रही मीडिया की गाड़ियों को क्यों रोका? ये मेरा ख्याल है गंभीर सवाल है जिसका जवाब मिलना मेरे हिसाब से जरूरी है। लेकिन आपके हिसाब से वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में हमें चाहिए होगा और जो हमें इन बुनियादी सवालों से ज्यादा जरूरी लगता है जो शीतल जी ने उठाए? आलोक जी, मुझे लगता है कि चूंकि इस पे हम लोग बहुत देर से बहस कर रहे हैं और लगभग सारी बातें हम लोगों ने कही है जो बोलना है, लेकिन अब मुझे जो लगता है, एक तो ये कि हमने बहुत मतलब मैं तो यही प्रयागराज का रहने वाला हूं, अभी भी नोएडा में हूं, मूल गांव प्रतापगढ़ है और लगभग 80 में से कोई जिला नहीं होगा जिसके हर जिले में जो पहले की सरकारों में एक एक अपराधी चलाते थे उनका नाम मैं भी एक सांस न बोल जाऊं। मतलब शुरू करूंगा तो हर जिले का बता दूंगा। जो 33 हिस्ट्री सीटर हैं, 33 में से 20 से ज्यादा योगी के राज में जेल में। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? दरअसल जब ये तस्वीर ऐसी नहीं है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में इन एनकाउंटर्स की वजह से आम जनता एकदम तबाह हो गई है। कानून का राज पहले से बहुत बेहतर स्थिति में है। क्यों? क्योंकि खुद भाजपा के नेता की ये स्थिति नहीं है कि वो थाने में जाकर और अपने हिसाब से कह रहे कि तुम ऐसे चलाओ। लेकिन जो पुलिस का तंत्र है, जो ब्यूरोक्रेसी का तंत्र है, वो निश्चित तौर पर अपने हिसाब से उसी तरह से काम कर रहा है जो पहले की सरकारों में करता था। कुछ डिग्री कमी हो गई होगी। अपराधी ज्यादातर जेल में है और एनकाउंटर भी खूब हुए हैं। जब हम लोग ये बात कर रहे थे तो अभी पन्ना यादव मर गया, 50,000 का इनामी है, बहराइच में मारा गया है। अभी जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं और जिस दिन ये हुआ है उस एक सप्ताह में बिल्लू गंजा मर गया जो CBI की लिस्ट में था और अखिलेश यादव के शासनकाल में मां बेटी से गैंगरेप होता रहा और पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई थी। भदोही में एक 50,000 का इनामी मर गया। मैं ये क्यों बता रहा हूं? उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 15-20 सालों से अपराधियों के द्वारा चलाई गई राजनीति से त्रस्त थी और उसकी वजह से योगी की यह स्टाइल उनको अच्छी लग रही है। मैं इसके समर्थन में नहीं हूं कि यही होगा। योगी आदित्यनाथ ने पहला चरण अचीव कर लिया, लेकिन अब दूसरा चरण दूसरा है जिसके लिए वो चुने गए। और जब मैंने कहा कि 325 सीटें मिली तो शरद जी, मुझे भी पता है, ये हर पत्रकार को पता है
कि योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, लेकिन ये भी सबको पता है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ का नाम लोग लेते हैं, क्योंकि उनको देखा जा रहा है कि ये काम उन्होंने किया। मैं अब ये उम्मीद करूंगा कि योगी आदित्यनाथ जिस 325 सीट के मैंडेट पर आए हैं, उस जनता को थाने से लेकर अदालत तक कानून का राज है, ये चलता हुआ दिखे। मुझे लगता है कि ये अगर चुनौती वो साबित कर ले जाए तो ये एनकाउंटर एक दो होना और कुछ कम ज्यादा हो जाना, किसी में अपराधी छूट जाना, ये सब सवाल चलते रहेंगे। असली सवाल यह है कि क्या अभी भी थाने से लेकर अदालत तक कानून का राज होगा, उसका न्याय मिलेगा। लेकिन ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर अपने खिलाफ मुकदमे वापस लेने की फाइल पास की थी। ये भी हमें याद रखना चाहिए जब हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो कानून का राज वापस कायम करेंगे। शरद गुप्ता जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। मेरा यही कहना है कि इतने सालों से जो कुछ चल रहा है, और जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि ये मर गया, वो मर गया, पन्नालाल मर गया। आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आपसे क्योंकि वो बात मुझे पूछनी थी, दिमाग से निकल गई थी। ये बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में, मायावती के दौर में भी बहुत कहा जाता था कि साहब और कुछ ना हो, गुंडों पर बड़ा जबरदस्त काबू कर रखा है इस महिला ने। और आपसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता है कि उस महिला के राज में गुंडों का क्या हाल। बिल्कुल, मैं अभी आता हूं उस पे। तो पहली चीज तो ये जो मरने की बात है, ये जितने भी मर रहे हैं तो मर रहे हैं या मारे जा रहे हैं। तो जो जिस पे हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे वो बात आती है। अब आता हूं कि मायावती के राज में क्या हुआ था, और चूंकि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है तो मैं बता सकता हूं कि उस समय जिस तरीके की वसूली होती थी वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी गई थी, संस्थागत तरीके से वसूली होती थी, और उस वसूली के आड़े जो भी आता था तो उनका जो हश्र होता था वो सभी को मालूम है कि एक औरैया के एक इंजीनियर थे जिनको बिजली का करंट लगा के मार दिया गया था, इसलिए कि उन्होंने मायावती के बर्थडे के लिए चंदा नहीं दिया था। तो खैर ये एक घटना है, लेकिन उस दौरान ये भी हुआ था कि जितने अपराधी थे, भले ही वो बसपा में रहे हों, मेरे ख्याल से 10 के करीब मायावती के अपनी कैबिनेट के सदस्य थे जिनको उन्होंने जेल में भेजा था अलग अलग अपराधों में। एक सांसद को, अपनी ही पार्टी के सांसद को मायावती ने अपने मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार करा के जेल भिजवाया था। तो खैर उस समय माना यही जाता था कि मायावती भ्रष्टाचार भले ही करती हो, लेकिन अपराधियों के प्रति उनके मन में कोई, आम आदमी की जिंदगी बहुत अच्छी है। और उनसे पहले अगर कानून का राज कभी चल रहा था तो 1991 से 93 के बीच में जो कल्याण सिंह की सरकार थी, उसमें अपराधियों पे और भ्रष्टाचार पे, दोनों पे बहुत सख्ती की गई थी। तो ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश हमेशा से ही ऐसे लंपटों का देश था, लंपटों का प्रदेश था, ऐसे भ्रष्टाचार लोगों का प्रदेश था, ऐसे जो भाई भतीजावाद और नौकरशाही जिस तरीके से भ्रष्ट हो गई है, यहाँ भी हमने स्वच्छ प्रशासन देखा है, अच्छे दिन देखे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल अच्छे दिन फिर वापस आएंगे। जी आशुतोष, अब आखिरी कमेंट आपका, और उसके बाद मैं आज परंपरा के हिसाब से कविता के साथ खत्म करूंगा। नहीं, मैं शरद जी की राय से तो बिल्कुल असहमत हूं। अच्छे दिन तो आने वाले नहीं हैं, क्योंकि राजनीति का जो स्वरूप इस वक्त हो चुका है, और मैं इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करता हूं कि देखिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब कोई भी आदमी जो प्रदर्शन करता है, अगर उसको जेल में भेजा जाएगा और उसके पेट में लात मारी जाएगी और उसको जस्टिफाई करने वाले 10 लोग खड़े हो जाएंगे, या किसी बुजुर्ग आदमी को अगर जेल भेजा जाएगा इसलिए क्योंकि वो किसी आंदोलन में शरीक हुआ था और उसको जस्टिफाई करने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे और विचारधारा के आधार पर उसका जस्टिफिकेशन होगा, तो फिर आप एक बात समझ लीजिए कि इसका मतलब यह है कि न्याय व्यवस्था जो है वो कहीं बहुत बड़े खतरे के अंदर है। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो 2 नैरेटिव पूरे देश के अंदर खड़ा किया जा रहा है कि पुलिस इस देश के अंदर कोई गलत काम नहीं कर सकती। दूसरा क्या कहा जा रहा है, सेना से सवाल मत पूछिए। और इसी रामलीला मैदान के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलिस के नाम पर जयकारे लगवाए थे। ये पहली बार मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सुना। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब ये समझ में आता है कि यार पुलिस स्टेट नहीं बनना चाहिए या आर्मी नहीं होनी चाहिए,
अगर पुलिस और सेना इतना ही अच्छा काम कर रही कि उनसे सवाल नहीं हो सकता है या उनके नाम पे जयकारे लगते हैं, तो फिर इस देश को पुलिस के हाथ सौंप देना चाहिए। इस देश का जो सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी है उसको इस देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, और इस देश के जो सेना का जो प्रमुख है उसके हाथ में सत्ता सौंप देनी चाहिए। सारी संसद का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्या ऐसा होगा? क्या दिक्कत इसी बात को लेकर है कि आज सत्ता में बैठे हुए लोगों को पुलिस और सेना दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये दमनकारी हैं और किसी भी तरीके के आंदोलन को दमन कर सकते हैं। मेरा जो हर्षवर्धन जी से जो मेरा विरोध है या जो मेरी आलोचनात्मक दृष्टि उसी बात को लेकर है कि मुलायम सिंह यादव ने, कांग्रेस ने जिस सत्ता का दोहन किया, जो सोफिस्टिकेटेड तरीके से उन्होंने करने की कोशिश की, उसको मुलायम सिंह यादव ने और समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से उसको भ्रष्ट किया, जिस तरीके से उसको आपराधिक स्वरूप दिया, आज उसको एक दूसरे लेवल पे ले जाया जा रहा है। और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है और प्रदेश के स्तर पर भी हो रहा है। ये स्थिति अंततः कहां लेके जाएगी? ये स्थिति अंततः आर्मी रूल की तरफ लेकर जाएगी। मैं आज कह रहा हूं इस बात को, डंके की चोट पर कह रहा हूं इस बात को, पुलिस स्टेट की तरफ लेकर जाएगी। क्योंकि एक दिन कोई ना कोई आदमी खड़ा हो जाएगा, बोलेगा राजनेता तो बेकार है, जब हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, जब हमसे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, जब हमारे शौर्य की गाथा पूरा देश गा रहा है, तो फिर इस देश की सत्ता मेरे हाथ में क्यों नहीं? आप उस देश के उस दिन के बारे में सोचिए, तब हमारा लोकतंत्र कहां होगा। जी, तो ये आपने गंभीर चिंता उठा दी, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, ये पूरे देश की राजनीति पे सवाल है। और ये सवाल सही है कि जिस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हम राजनीति के अपराधीकरण का आरोप लगाते हैं, और आरोप लगाने वालों को मैं नहीं कह रहा हूं कि वो फर्जी आरोप लगाते हैं, बहुत दम है उस आरोप में, बहुत सच्चाई है, लेकिन दूसरी पार्टियां भी उसे न्यू नॉर्मल की तरह, जैसे आजकल पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड कहते हैं, ऐसा लगता है कि राजनीति का न्यू नॉर्मल हो गया है। राजनीति में अपराधी तो होंगे ही, वो नहीं होंगे तो राजनीति चलेगी कैसे? ये कैसे चल सकता है? और इसके साथ ये सवाल उठेंगे कि क्या भारत में अदालतों को खत्म कर देना चाहिए? हाई कोर्ट की इमारत तो उत्तर प्रदेश के डीजी पुलिस को दे देनी चाहिए कि अब इंसाफ करने का काम तो पुलिस खुद कर लेगी, अदालत की जरूरत क्या है? अगर इन बड़े बदमाशों का इंसाफ पुलिस कर सकती है, तो छोटे लोगों का क्यों नहीं कर सकती है? वो चोरों का, उठाई गिरों का, जेब कतरों का इंसाफ तो बहुत आसानी से कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को, बड़ी बड़ी अदालतों को क्यों होना चाहिए? क्या उनकी कोई जगह बच गई है? क्या वो अपनी जगह क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल ये है, और इस सवाल पर अब मैं इस बात को खत्म करूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक आग्रह करूंगा, एक कविता सुनाऊं उससे पहले। आग्रह यह है कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए नए वीडियो की, और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। राजेश जोशी की एक कविता है, 4 लाइनें सुना रहा हूं, और वो जरा याद कर लीजिए, आंख बंद करिए, मन से सुनिए और सोचिए। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विकास दुबे सच बोल रहा था इसलिए मारा गया, लेकिन जो लोग विकास दुबे का सच बोलेंगे उनके ऊपर विकास दुबे के रहते हुए भी खतरा था और विकास दुबे के जाने के बाद भी खतरा है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, और अगर हम अपने को अभी खतरे में नहीं देख रहे हैं तो हम खामख्याली में जी रहे हैं। इस पर विचार कीजिएगा, अपनी राय इस कार्यक्रम के बारे में, अपनी टिप्पणियां जरूर भेजिएगा। इसके साथ इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।